नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन अड्डा 92 पर। हम रीड लैंग्वेज टू इंग्लिश यूनिट फर्स्ट से के टॉपिक हमारे चल रहे थे और लिंकिंग डिवाइसेज हमने कंप्लीट कर लिया था। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 2 पार्ट भी हमने पढ़ लिए थे और आज ये पार्ट 3 है, लास्ट पार्ट है। और इसके बाद क्वेश्चंस का वीडियो आपके लिए अपलोड किया जाएगा, तो आप उसे भी देखें। और यदि आपने पिछले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन पार्ट्स को भी देख लें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो 25 रूल्स हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे, आज 26 रूल से हमारा वीडियो स्टार्ट है। तो रूल है कुछ अनकाउंटेबल नाउन, मतलब ऐसी संज्ञाएं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, क्या कहलाती है? अनकाउंटेबल नाउन कहलाती है। तो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग की जाती है और उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। मतलब ऐसी संज्ञाएं जिन्हें हम गिन नहीं सकते वो हमेशा क्या मानी जाती है? सिंगुलर मानी जाती है, एक वचन मानी जाती है और उनके साथ सिंगुलर वर्ब यानी एक वचन की क्रिया प्रयोग की जाती है। जैसे कि ये पोइट्री है, सीनरी है, मशीनरी है, स्टेशनरी है, क्रोकरी है, लगेज है, बैगेज है, पोस्टेज है, नॉलेज है, फर्नीचर है, मनी है, ज्वेलरी है, वर्क है, एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, इमेजिनरी है, स्टैचू है, ड्रेपरी है और गॉसिप है। ये सब क्या कहलाती है? अनकाउंटेबल नाउन कहलाती है और सिंगुलर मानी जाती है और इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। जैसे कि सेंटेंस है हमारा, द मशीनरी फॉर दिस फैक्ट्री वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम जर्मनी। तो देखिए मशीनरी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर फॉर्म में है और इसके साथ क्या किया जाएगा? सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव नो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हिम। तो देखिए हैव तो यहाँ पर किसकी वजह से लगा हुआ है? आई की वजह से, क्योंकि प्रेजेंट में आई को क्या मानते हैं? प्लूरल मानते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो लिखा हुआ है वो किस नंबर में लिखा हुआ है? सिंगुलर नंबर में लिखा हुआ है, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर नंबर में ही यूज किए जाते हैं। इनको इन्फॉर्मेशंस नहीं लिख सकते, स्टेशनरीज नहीं लिख सकते, पोइट्रीज नहीं लिख सकते। इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता, हमेशा सिंगुलर नंबर में ही यूज की जाती है। अगला सेंटेंस है द स्टेशनरी इज सफिशियंट। सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। पोइट्री इज मोर डिफिकल्ट, पोइट्री इज मोर डिफिकल्ट देन प्रोज। पोइट्री अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर वर्ब। मच वर्क रिमेन्स टू बी डन बाय यू। अब देखिए मच क्या है? मच हमेशा अनकाउंटेबल के साथ लगता है और सिंगुलर माना जाता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज की जाती है। लगेज वॉज बीइंग पैक्ड बाय द पैसेंजर। लगेज क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर वर्ब। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। हिज एडवाइस इज नॉट वर्थ वाइल। एडवाइस सलाह, देखो एक एडवाइज होता है, एक एडवाइस होता है। एडवाइस नाउन होता है, एडवाइज वर्ब होता है। द गोसिप यू हियर इज नॉट बिलीवेबल। तो ये भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। चलिए अगला रूल है हमारा, सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब क्या है? अनिश्चितवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जो क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं, वो हमेशा क्या माने जाते हैं? सिंगुलर माने जाते हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। जैसे कि एवरीवन है, एवरीबडी है, एवरीथिंग, नोबडी, नथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, वन। ये सब क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। जैसे कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। एवरीथिंग क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसलिए वर्ब क्या यूज की जाएगी? सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। अगला सेंटेंस है
नो वन। अब वन क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसलिए क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। समवन हैज स्टोलन माई पेन। समवन क्या है? इंडेफिनिट, इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। देयर इज समबडी एट द डोर। अब देखो यहाँ पर देयर जो है वो किसके अनुसार लगा हुआ है? ये देयर यहाँ पर समबडी के अनुसार यूज किया गया है, क्योंकि देयर से शुरू होने वाले वाक्यों में सब्जेक्ट कहाँ होता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद दिया जाता है और उसी के अनुसार वर्ब यूज की जाती है। अगला रूल है ऑल, मेनी, बोथ, सेवरल, फ्यू, अ फ्यू आदि शब्द प्लूरल होते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। देखिए ऑल, मेनी, बोथ, सेवरल, फ्यू, अ फ्यू सब क्या माने जाते हैं? प्लूरल नंबर में यूज किए जाते हैं, सब प्लूरल माने जाते हैं और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। जैसे कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल प्ले फुटबॉल। प्ले फुटबॉल, तो देखिए यहाँ पर प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल मानी जाती है और फर्स्ट फॉर्म में एस लगाना क्या माना जाता है? सिंगुलर माना जाता है। तो यहाँ पर प्ले किस रूप में है? प्लूरल नंबर में है, क्योंकि ऑल द स्टूडेंट्स आ रहा है। अगला सेंटेंस है मैनी बॉयज़ वर प्लेइंग। अब देखिए मैनी बॉयज़ क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब भी यहाँ पर प्लूरल यूज की जाएगी। अगला सेंटेंस है सेवरल सिटीज़ आर डर्टी। सेवरल सिटीज प्लूरल है, प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी। अ फ्यू मैन आर सिटिंग इन द रूम। देखिए अ फ्यू हमेशा क्या माने जाते हैं? प्लूरल माने जाते हैं। इनके साथ नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल ही यूज की जाती है। जबकि लिटिल, अ लिटिल क्या माने जाते हैं? सिंगुलर माने जाते हैं। उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है, क्योंकि वह अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाते हैं और ये दोनों काउंटेबल के साथ यूज किए जाते हैं। जैसे फ्यू फ्रेंड्स आर सिंसेयर, बोथ द बॉयज ऑफ दिस स्ट्रीट आर थीव्स। तो ये सब क्या है? प्लूरल है और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज की जाती है। तो चलते हैं अगले रूल की ओर। अगला रूल है बोथ एंड। बोथ एंड से यदि सेंटेंस स्टार्ट होता है या बोथ एंड किसी सेंटेंस में दिया गया है तो वो वहाँ पर प्लूरल वर्ब ही यूज की जाएगी, क्योंकि बोथ एंड क्या करेंगे? दो अलग अलग संज्ञाओं, दो अलग अलग प्रोनाउन को बताते हैं, इसलिए इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। जैसे बोथ गोपाल एंड सुमन आर माई फ्रेंड्स। देखिए बोथ गोपाल एंड सुमन आर माई फ्रेंड्स। गोपाल और सुमन क्या है? दो अलग अलग व्यक्ति हैं, इसलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज की गई है। बोथ बिरला एंड टाटा आर रिच मैन, क्योंकि दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज की गई है और बोथ एंड का यूज किया गया है। चलिए अगला रूल है, इम्पोर्टेंट है, जरूर नोट कर लें आप इसे। यदि हेयर से केवल यदि किसी सेंटेंस में हेयर शब्द लिखा हुआ है तो उसका अर्थ क्या निकलता है? उसका अर्थ संपूर्ण बालों से होता है, मतलब सिर के सारे बालों से ही उसका मतलब होता है। और हेयर शब्द को हमेशा सिंगुलर नंबर में प्रयोग किया जाता है और उसके साथ जो वर्ब यूज की जाती है वो भी हमेशा सिंगुलर होती है। मतलब जब हेयर शब्द का अर्थ सारे, हेयर शब्द से हम जब सारे बालों की बात करते हैं तो वहाँ पर हेयर शब्द को हमेशा सिंगुलर नंबर में लिखा जाता है और उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही यूज की जाती है। लेकिन यदि कुछ बालों की बात की जाए तो हेयर शब्द को हमेशा क्या लिखा जाएगा? हेयर्स लिखा जाएगा और इसके साथ वर्ब भी प्लूरल यूज की जाएगी। मतलब यदि आप कुछ बालों की बात कर रहे हैं, यदि आपने कहा उसके कुछ बाल सफ़ेद हैं, उसके कुछ बाल ऐसे हैं वैसे हैं, तो यहाँ पर हम कुछ बालों की बात करते हैं तो हेयर शब्द को हमेशा प्लूरल नंबर में लिखा जाता है और वर्ब भी प्लूरल ही यूज की जाती है। चलो देखते हैं एग्जाम्पल्स। देखिए हिज हेयर इज लॉन्ग। यहाँ पर हेयर क्या किस नंबर में? सिंगुलर नंबर है। मतलब यहाँ पर क्या किया जा रहा है? संपूर्ण बालों की बात की जा रही है, इसलिए वर्ब क्या यूज की गई है? सिंगुलर वर्ब यूज की गई है। अगला सेंटेंस है हर मैनी हेयर्स आर वाइट।
अब देखिए यहाँ पर हर मैनी हेयर्स, उसके बहुत से बाल, मतलब पूरे संपूर्ण बालों की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत से बालों की बात कर रहे हैं, इसलिए हेयर को किस नंबर में लिखा गया, प्लूरल नंबर में लिखा गया, हेयर्स लिखा गया। और इसके साथ वर्ब भी क्या यूज की जाएगी, प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी। देखिए चलते हैं अगले रूल की ओर। अगला रूल है, यदि दो सब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन हो तो उस प्रीपोजिशन के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब यूज की जाती है। देखिए यदि दो सब्जेक्ट के बीच में, मतलब दो सब्जेक्ट, दो नाउन हो सकते हैं, दो प्रोनाउन हो सकते हैं, उनके बीच में यदि ऑफ का प्रयोग, ऑफ मतलब किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है तो वर्ब हमेशा पहले वाले के अनुसार यूज करनी है, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज करनी है। और ऐसा हमने पहले भी, मैंने पिछले वीडियोस में ही बताया था। देखिए जैसे द कॉस्ट ऑफ ऑल दिज आर्टिकल्स हैज राइजन, यहाँ पर ऑफ से पहले क्या, ऑफ प्रीपोजिशन क्या है, ऑफ, और ऑफ से पहले क्या आ रहा है, द कोस्ट। द कोस्ट क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ क्या किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है, हैज़, सिंगुलर वर्ब यूज की गई है। देखिए अगला सेंटेंस है, अ बुक ऑफ कोटेशंस इज लाइंग ऑन द टेबल। देखो यहाँ पर भी प्रीपोजिशन क्या लगा हुआ है, ऑफ लगा हुआ है, और ऑफ से पहले क्या आ रहा है, अ बुक। अ बुक क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ क्या किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। अगला सेंटेंस है, आई विद माई पेरेंट्स इज गोइंग टू विजिट द ताजमहल। प्रीपोजिशन विद पहले क्या आ रहा है, आई को क्या मानते हैं, प्रेजेंट में प्लूरल माना जाता है, और इजेमार प्लस आईएनजी यूज करनी हो तो इसके साथ हमेशा एम का यूज किया जाता है। सॉरी यहाँ पर यह रोंग हो गया, यहाँ पर एम कर लेना है, एम आ जाएगा यहाँ पर। आई विद माई पेरेंट्स एम गोइंग टू विजिट द ताजमहल। अगला रूल है, रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, रिलेटिव पहले तो देख रहे, रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से है, हु है, हुज है, हुम है, विच है, दैट है, ये क्या कहलाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या है, संबंध बताना, संबंध सूचक सर्वनाम, संबंध बताने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या हो गया, संबंध बताने वाले सर्वनाम। अब ये हु, हुज, हुम, विच, ये क्या कहलाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इनका यूज कैसे किया जाता है वो भी आप देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हु, हुज, हुम, ये तीनों ही एक ही रूप से बने हुए हैं, मतलब तीनों किससे बने हुए हैं, हु से, और तीनों का ही यूज किसके लिए किया जाता है, व्यक्तियों के लिए किया जाता है। अब यदि व्यक्तियों के लिए रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट फॉर्म में यूज करना है तो क्या किया जाएगा, हु का यूज किया जाएगा। पजेसिव फॉर्म, पजेसिव का मतलब क्या है, जो पजेसिव मतलब जो संबंध बताते हैं और जो अधिकार बताने का काम करते हैं वो पजेसिव कहलाते हैं। तो हुज पजेसिव है, और ऑब्जेक्ट क्या है, हुम। मतलब व्यक्तियों के लिए यदि रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है तो सब्जेक्ट रूप में हु का, पजेसिव रूप में हुज का, और ऑब्जेक्ट रूप में हुम का यूज किया जाता है। अब देखिए कैसे यूज करना है, वैसे हमसे ये पूछा नहीं जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हमसे वहाँ पर भरवाया नहीं जाएगा, हमें वहाँ पर वर्ब यूज करनी है, लेकिन देखना यह है कि इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। पहले तो तीनों किसके लिए आते हैं, व्यक्तियों के लिए। अब देखिए हु कब लगा होता है, हु क्या काम कर रहा है वाक्य में, सब्जेक्ट का काम करता है, और सब्जेक्ट का काम करता है तो सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा जाता है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा जाता है दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब लिखी जाती है। क्योंकि जब हम किसी भी सेंटेंस का निर्माण करते हैं, कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, तो उसका बेसिक फॉर्मूला है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब। हुज, हुज क्या काम कर रहा है, किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ अपना संबंध बताता है, उसके ऊपर अधिकार बताता है, तो इसके बाद क्या लिखा जाता है, नाउन लिखा जाता है। हुम क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लिखा जाता है, प्रोनाउन लिखा जाता है। मतलब हुम के तुरंत बाद क्या लिखा हुआ मिलेगा, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन कौन कौन से हैं, जैसे कि आई है, वी है,
यू है, ही है, शी है, और एक आता है दे। ये हुम के बाद यूज किए जाते हैं। तो मतलब जब व्यक्तियों के लिए सब्जेक्ट रूप में रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है तो हु, पजेसिव रूप में करना है तो हुज, ऑब्जेक्ट रूप में करना है तो हुम का यूज किया जाएगा। देखिए अगला है, जानवरों व निर्जीव वस्तुओं के लिए किसका यूज किया जाता है? विच का। वही सब्जेक्ट रूप में, विच के तीनों फॉर्म एक जैसे ही होते हैं, विच, विच और विच। सब्जेक्ट में भी विच, पजेसिव में भी विच और ऑब्जेक्ट में भी विच का ही यूज किया जाता है। लेकिन कभी कभी आजकल ये मॉडर्न इंग्लिश में पजेसिव रूप में ऑफ विच का प्रयोग भी किया जाने लगा है, और यूज करने का नियम भी वही है, विच के बाद सब्जेक्ट और ऑफ विच या विच के बाद पजेसिव फॉर्म में इसके बाद क्या लिखा जाएगा? नाउन, और ऑब्जेक्ट में विच के बाद क्या लिखा जाएगा? प्रोनाउन लिखा जाएगा। और प्रोनाउन कौन कौन से होंगे? वही आई, वी, ही, शी, यू, दे, यही प्रोनाउन इसके बाद यूज किए जाएंगे। देखिए अब आता है दैट का यूज। देखो दैट का यूज कब करना है? दैट का प्रयोग निर्जीव और सजीव दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। जब एक ही वाक्य में हमें निर्जीव और सजीव दोनों वस्तुएं, दोनों नाउन दी गई हो तो वहां पर क्या करना है? दैट का यूज किया जाता है। अब रूल क्या बनता है इसका? रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जब उसका एंटीसीडेंट भी दिया गया हो तो वर्ब एंटीसीडेंट के अनुसार ही प्रयोग की जाती है, रिलेटिव प्रोनाउन के अनुसार नहीं। मतलब अब रिलेटिव प्रोनाउन कैसे यूज करना है? तो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा उसके एंटीसीडेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब व्यक्ति है तो व्यक्ति के लिए, जानवर निर्जीव वस्तु है तो जानवर निर्जीव वस्तु के लिए। अब एंटीसीडेंट क्या होता है तो हम ये देख लेते हैं कि एंटीसीडेंट क्या है। तो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा, रिलेटिव प्रोनाउन जब किसी सेंटेंस में यूज हो रहा हो तो वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के अनुसार यूज की जाती है। और एंटीसीडेंट क्या होता है ये हमें देखना है। तो देखते हैं एंटीसीडेंट क्या है। देखिए एंटीसीडेंट क्या होता है? कोई भी नाउन या प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्रयोग हो रहा हो तो वह एंटीसीडेंट कहलाता है। मतलब रिलेटिव प्रोनाउन क्या क्या है? हु, हुज, हुम, विच, दैट, ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। और कोई भी नाउन या प्रोनाउन इनसे ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? एंटीसीडेंट कहलाएगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, देखो, आई हु एम योर फ्रेंड शुड हेल्प यू। अब यहाँ हु से पहले क्या आ रहा है? आई। तो आई क्या है? हु का एंटीसीडेंट है। और वर्ब भी किसके अनुसार लगानी है? एम के अनुसार। देखो सेकंड सेंटेंस में विच से पहले क्या आ रहा है? पेन, तो ये एंटीसीडेंट है। दैट से पहले क्या आ रहा है? बुक, तो ये एंटीसीडेंट है। हुज से पहले क्या आ रहा है? द बॉय, तो ये क्या है? एंटीसीडेंट है। अब देखना क्या है? इसी एंटीसीडेंट के अनुसार हमें वर्ब यूज करनी होती है। तो यहाँ पर जो एम का प्रयोग किया गया है, आई हु एम योर फ्रेंड शुड हेल्प यू, तो आई के एम किसके अनुसार लगा हुआ है? आई के अनुसार, एंटीसीडेंट के अनुसार। देखिए तो आई क्या है? हु का एंटीसीडेंट है। अगला सेंटेंस है द पेन विच इज इन योर हैंड इज माइन। देखिए यहाँ पर अब विच के बाद जो इज लगा हुआ है वो किसके अनुसार लगा हुआ है? द पेन के अनुसार, क्योंकि द पेन क्या है? विच का एंटीसीडेंट है। अगला सेंटेंस है द बुक दैट इज ऑन द टेबल इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहां पर द बुक क्या है? दैट का एंटीसीडेंट है और वर्ब किसके अनुसार लगी हुई है? द बुक के अनुसार। और ये बाद वाला जो इज लगा हुआ है वो भी उसी के अनुसार लगा हुआ है। अगला सेंटेंस है ही इज द बॉय हुज फादर इज क्लर्क। एंटीसीडेंट क्या है? द बॉय। और फादर के बाद जो वर्ब यूज की गई है वो किसके अनुसार लगी हुई है? द बॉय के अनुसार। देखिए अब एक इंपॉर्टेंट रूल और बनता है रिलेटिव प्रोनाउन में ही। जैसे कि वन ऑफ के बाद कोई सेंटेंस वन ऑफ से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद कोई प्लूरल नाउन दिया गया है या कोई प्लूरल प्रोनाउन दिया गया है, हु, और फिर उसके बाद क्या आता है? कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन दिया गया हो तो वहाँ पर क्या करना है? हमें देखना क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाले नाउन के अनुसार ही क्या करना है? वर्ब यूज करनी है, वन के अनुसार नहीं करना है। तो वन से कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा तो हमें क्या करना है?
रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले वाले के अनुसार ही वर्ब यूज करनी है। जैसे कि ही इज़ वन ऑफ द दोज पेट्रॉइड्स हु हैव लेड डाउन देयर लीव्स फॉर द कंट्री। तो हु से पहले क्या आ रहा है, दोज पेट्रॉइड्स। दोज पेट्रॉइड्स क्या है, प्लूरल है, इसलिए वर्ब क्या लगी हुई है यहाँ पर, प्लूरल वर्ब यूज की गई है। देखिए अगला सेंटेंस है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग मैचेज दैट हैव बीन प्लेड ऑन आवर फील्ड। देखिए दैट से पहले क्या आ रहा है यहाँ पर, मैचेज। मैचेज क्या है, प्लूरल नंबर में है, तो हमें वर्ब किसके अनुसार लगानी है, मैचेज के अनुसार। यहाँ पर वन के अनुसार वर्ब यूज नहीं करनी है, क्योंकि एंटीसीडेंट क्या माना जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन ही हमेशा एंटीसीडेंट माना जाता है। देखिए अगला रूल है, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट इन्फिनेटिव जिरंड होगा तो सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। देखिए इन्फिनेटिव मतलब क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना इन्फिनेटिव है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना जिरंड है। दोनों ही किस रूप में प्रयोग होते हैं, दोनों ही यदि सब्जेक्ट रूप में प्रयोग हो रहे हों तो वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज की जाएगी। मतलब आईएनजी से वर्ब की आईएनजी फॉर्म से वर्ब वाक्य स्टार्ट हो रहा है तो वर्ब सिंगुलर लगानी है, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य स्टार्ट हो रहा है तो वर्ब सिंगुलर यूज करनी है। देखिए वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज काहे से स्टार्ट हो रहा है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म से जिरंड है। टू किल एनिमल इज सिन काहे से स्टार्ट हो रहा है, इन्फिनेटिव से, तो वर्ब सिंगुलर यूज की जाएगी, और यहाँ पर आईएनजी फॉर्म के साथ भी सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है, टीचिंग स्टूडेंट इज माय हॉबी। सेंटेंस काहे से स्टार्ट हुआ, जिरंड से। जिरंड मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करना, तो यहाँ पर क्या है, सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। टू ओबे रूल्स इज डिसिप्लिन। टू ओबे क्या है, इन्फिनेटिव है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो सिंगुलर वर्ब का यूज प्रयोग किया जाएगा। चलते हैं, अगला रूल है हमारा, किसी बीमारी के नाम, किसी खेल के नाम, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। देखिए कोई भी बीमारी का नाम दिया गया है, किसी भी खेल का नाम दिया गया है, और मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा दी गई है, या फिर सेंटेंस किसी भाववाचक संज्ञा से स्टार्ट होता है तो वे हमेशा क्या माने जाते हैं, सिंगुलर माने जाते हैं, और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। जैसे कैंसर इज अ डेंजरस डिजीज। देखिए कैंसर इज अ डेंजरस डिजीज, कैंसर क्या है, बीमारी का नाम है, तो क्या करना है, सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। अगला सेंटेंस है, डार्ट्स इज माय फेवरेट गेम। डार्ट्स क्या है, खेल का नाम है, खेल का नाम है तो भले ही प्लूरल में है लेकिन वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर यूज की जाएगी। अगला सेंटेंस है, क्रिकेट इज प्लेड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्रिकेट क्या है, खेल का नाम है तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। वाटर इज लाइफ मटेरियल नाउन है, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। गोल्ड इज प्रेशस मेटल, गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का वीडियो, और वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।